नमस्कार दोस्तों, आज आपका आधुनिक भारत के अगले अध्याय में स्वागत है। यह जो सीरीज चल रहा है गवर्नर जनरल तथा वायसराय का चल रहा है, उस सीरीज में ये लास्ट अध्याय है गवर्नर जनरल का। तो आज हम लोग वायसराय के पढ़े में वायसराय में कौन कौन से वायसराय आए उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले क्लास में जो हम लोगों ने देखा था भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, वो कौन कौन से गवर्नर जनरल थे एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने देखा था गवर्नर जनरल के क्रम में लॉर्ड विलियम बेटिंग, जो क्या होते हैं भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिंग के बाद चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ के बाद लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद एलन बरो आते हैं। एलन बरो के बाद लॉर्ड हार्डिंग आते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के बाद कौन आते हैं? लॉर्ड डलहौजी आते हैं, जो काफ़ी अपना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, विलय नीति इत्यादि नीतियों को लागू करते हैं, जो इसके कारण वह 1857 का क्रांति का कारण भी बनता है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कर्जन आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे भारत के वायसराय, वही जो अंतिम भारत का गवर्नर जनरल होते हैं, वो 1857 का क्रांति होता है। उसके बाद क्या किया जाता है? कंपनी का शासन समाप्त कर यह जो शासन है राजा के सौंप दिया जाता है, यानी यह ब्रिटिश के क्राउन के हाथों में चला जाता है। तो देखेंगे भारत के वायसराय के बारे में। जो पहले वायसराय आए भारत में लॉर्ड कैनिंग आए, जिनका शासनकाल 1856 से 62 था। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने कुछ इनके बारे में देखा था, लॉर्ड कैनिंग के बारे में, जो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं। उसके बाद 1857 के क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल थे यह भी पूछा जाता है। तो यही एक कैनिंग थे जो गवर्नर जनरल तथा वायसराय होते हैं। तो 1857 के क्रांति के समय यह अंतिम गवर्नर जनरल रहते हैं। फिर 1857 के क्रांति के बाद 1858 का एक अधिनियम आता है, जिस अधिनियम के तहत क्या कर दिया जाता है? कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाता है। तो यानी अब जो है यहाँ का नियंत्रण कौन करता है? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाता है। तो यह प्रथम वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। जो 1858 का अधिनियम आता है, उस अधिनियम में क्या कर दिया जाता है? गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय कर दिया जाता है। तो अब कोई भी होंगे जो गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय के नाम से जाने जाएंगे। वायसराय का मतलब होता था राजा का प्रतिनिधि। तो यह जो लॉर्ड कैनिंग हुए, यह क्या हुए? प्रथम वायसराय के रूप में जाने लगे 1858 के अधिनियम के बाद। उसके बाद इनके शासनकाल में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना हुई। यह वही आईपीसी है जिसके तहत क्या किया जाता है? आरोपों को दंडित किया जाता है। जो भी आरोपित है उसको दंड दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा क्या धारा 370 को निरस्त किया गया, समलैंगिकता संबंधित जो धारा था उसको इत्यादि को जो निरस्त कर गया, वो सभी आईपीसी के तहत ही किया जाता है। तो जितने भी दोषी होते हैं उनको इसी धारा के तहत क्या किया जाता है? दंड दिया जाता है। तो आईपीसी की स्थापना 1860 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया जाता है। फिर इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया जाता है। यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो आंदोलन किया गया था, उसी का परिणाम था कि क्या करता है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लाता है। तो ध्यान में रखेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के शासनकाल में 1856 में लाया जाता। उसके बाद 1857 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। यह जो कलकत्ता, बंबई, मद्रास, ये जो तीनों प्रेसिडेंसी होता है, इसमें क्या किया जाता है? लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारतीय विश्वविद्यालय को भी क्या किया जाता है? उस अनुरूप बनाने के लिए कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो यह ध्यान में रखेंगे, 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना। तो हम लोगों ने देखा लॉर्ड कैनिंग से 3-4 पॉइंट। पहला हम लोगों ने क्या देखा कि इनके शासनकाल में आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की 1860 ईस्वी में स्थापना की जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, उनके द्वारा किए गए आंदोलन से एक अधिनियम पारित किया जाता है शासनकाल में 1856 में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। उसके बाद
मुंबई, मद्रास और बंगाल, ये तीनों क्षेत्र में हम लोगों ने देखा, क्या देखा, विश्वविद्यालय, यानी ब्रिटेन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के बाद जो अगले आते हैं वायसराय लॉर्ड मेयो, जिनका शासनकाल 1869 से 72 रहता है। इसमें हम लोगों ने क्रम से नहीं लिया है, क्योंकि इसमें उसी वायसराय को लिया गया है जो महत्वपूर्ण है, जिनसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो उन सभी वायसराय को उठाया गया है जिनसे प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना है। तो लॉर्ड कैनिंग के बाद हम लोग देखेंगे लॉर्ड मेयो, जिनका शासनकाल 1869 से 72 रहता है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में क्या होता है, 1872 में पहली जनगणना होती है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली जनगणना होती है। हालांकि यहाँ से नियमित जनगणना नहीं होती है, वह आपको आगे देखने को मिलेगा 1881 ईस्वी में क्या होती है, नियमित जनगणना स्टार्ट होती है। लेकिन पहली बार जो जनगणना प्रारंभ की जाती है वह 1872 ईस्वी में ही लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्टार्ट किया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 1872 में कृषि विभाग की भी स्थापना की जाती है। उसके बाद एक और लॉर्ड मेयो से संबंधित क्या होता है घटना, जब लॉर्ड मेयो कैदियों को देखने के लिए पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार में है वहाँ जाता है, तब लॉर्ड मेयो की वहाँ हत्या कर दी जाती है कैदियों के द्वारा। तो यह एक इम्पॉर्टेंट घटना था, जो पोर्ट ब्लेयर में क्या कर जाता है, लॉर्ड मेयो की हत्या कर जाती है। तो लॉर्ड मेयो से हम लोग 2 से 3 पॉइंट देखे। पहला हम लोगों ने देखा कि 1872 में पहली जनगणना स्टार्ट की जाती है। उसके बाद पहली जनगणना के बाद हम लोगों ने देखा कि कृषि विभाग 1872 ईस्वी में स्थापना की जाती है। फिर पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद लॉर्ड मेयो के बाद जो अगले आए लॉर्ड लिटन आए, जिनका शासनकाल 1876 से 1880 रहा। यह लॉर्ड लिटन क्या थे, यह एक विद्वान और साहित्यकार व्यक्ति थे। यह अलोकप्रियता के लिए भारत में जाने जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े कड़े मिजाज के थे। इनके समय में 1878 में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की गई, जो रिचर्ड स्ट्रेची के नाम से जाना जाता है। यानी अकाल को देखते हुए लॉर्ड लिटन के शासनकाल में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई। यह अकाल आयोग रिचर्ड स्ट्रेटजी आयोग के नाम से जाना जाता है। तो 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में अकाल आयोग, जो स्ट्रेटजी आयोग के नाम से भी जाना जाता था, उसकी स्थापना की गई। उसके बाद क्या किया गया, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 द्वारा पारित किया गया। इसमें समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? यह एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत क्या क्या था, भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण लिटन को काफ़ी अलोकप्रियता का सामना करना पड़ा भारत में। यह एक ऐसी घटना थी जो लॉर्ड लिटन को काफ़ी अलोकप्रियता दिलाया। इसी के तहत भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो इसके साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के साथ उनके द्वारा एक और क्या किया जाता है, उसी का परिणाम रहता है भारतीय शस्त्र अधिनियम 1978 ईस्वी में। यह क्या क्या था, शस्त्र रखना अपराध घोषित किया जाता है। यह क्या था, भारतीय शस्त्र अधिनियम। यह भी 1900 नहीं होगा, ये 1878 होगा, गलती से लिखा गया है। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लागू किया गया। इसमें क्या था कि कोई भी भारतीय को अस्त्र शस्त्र रखना क्या कर दिया गया था, अपराध घोषित कर दिया गया था। अगर कोई भी भारतीय अस्त्र या शस्त्र रखते हैं उनको दंड का प्रावधान किया गया, जुर्माना का प्रावधान किया गया और अस्त्र शस्त्र रखना अपराध भी घोषित किया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 1878 से 3 घटनाएं लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। पहला हम लोगों ने देखा कि 1878 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग की अकाल को देखते हुए स्ट्रेची आयोग की स्थापना की गई। उसके बाद 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, जिसके तहत समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में जो भारतीय थे उनको अस्त्र शस्त्र रखना एक अपराध घोषित किया गया। उसके बाद सिविल सेवा में परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। ये 21 वर्ष से 19 वर्ष सिविल सेवा में आयु को घटाने का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों को सिविल सेवा से दूर करना। हालांकि बाद में ये फिर से बढ़ाकर 21 वर्ष ही कर दिया जाता है।
तो क्या किया जाता है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में सिविल सेवा की परीक्षा में आयु को 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया जाता है। इसके पीछे जो उनकी मंशा होती, भारतीयों को सिविल सेवा से दूर रखना। उसके बाद क्या होता है, साहित्य जगत में उसे ओवन मेरिडिथ, यानी कौन, जो लॉर्ड लिटन रहता है वो साहित्य के क्षेत्र में उसे ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है। तो यह ध्यान में रखेंगे, ओवन मेरिडिथ के रूप में किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड लिटन को, जो एक साहित्यकार भी था, प्रसिद्ध साहित्यकार। तो लॉर्ड लिटन से 3-4 महत्वपूर्ण घटनाएं को देखा। नीचे से चलते हैं, उनको क्या किया गया, ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में उनके द्वारा शासनकाल में लाया गया। फिर भारतीय शस्त्र अधिनियम भी उनके शासनकाल में 1878 में लाया गया। उसके बाद स्ट्रेची आयोग की भी स्थापना की गई अकाल को देखते हुए। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन 1880 से 84। यह काफ़ी लोकप्रिय नेता थे। यह भारत में उद्धारक बन के आए, तो यह भारत में काफ़ी लोकप्रियता हासिल करते हैं। कौन, लॉर्ड रिपन। तो अब जानेंगे उनके शासनकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा गया है, क्योंकि जो उनके नीति और व्यवस्थाएं जो लागू किए वो भारत के हित में थे। उसके बाद स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक इन्हीं को कहा जाता है, यानी नगर पालिकाओं सिस्टम की जो व्यवस्था की गई वह इन्हीं के शासनकाल में किया गया। तो स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक भी कहा जाता है, नगर पालिका सिस्टम की व्यवस्था इन्होंने ही की। उसके बाद 1881 में प्रथम नियमित जनगणना, हम लोगों ने देखा था कि जो नियमित जनगणना था वह पहली बार कब, 1872 ईस्वी में पहली बार किया गया था। लेकिन जब नियमित जनगणना हर एक 10 साल पर जो करना स्टार्ट हुआ था वह 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एक और क्या हुआ, 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम। जब हम लोगों ने मजदूर संघ पढ़ा था तो उसमें ये कारखाना अधिनियम पर चर्चा हुई थी, जिसमें प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लाया गया था, दूसरा 1891 में लाया गया था। जो 1881 में कारखाना अधिनियम लाया गया था उसमें क्या प्रावधान था, उसमें था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना में काम करने नहीं दिया जाएगा, और जिनकी उम्र 12 वर्ष है उनके लिए समय निर्धारित किया जाएगा कि वह कितने घंटे कारखाना में काम कर सकते हैं। तो ये जो कारखाना अधिनियम था इन्हीं के शासनकाल, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी में लाया गया। उसके बाद 1882 में हंटर कमीशन जो प्राथमिक शिक्षा के लिए लाया गया था। जो हंटर कमीशन था ये प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हंटर आयोग का स्थापना किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वुड डिस्पैच, जो किस लिए लाया गया था, वह विश्वविद्यालयों में शिक्षा की स्थिति को सुधार करने के लिए 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच लाया गया था। लेकिन यहाँ पे 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन लाया गया जो प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए इसको लाया गया था। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हंटर कमीशन के बाद 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया जाता है। उसमें समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, और वही लॉर्ड रिपन के शासनकाल में वह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया जाता है। तो इस तरह से 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया जाता है। उसके अगले क्या होता है, इल्बर्ट बिल विवाद, जो 1884 के कारण त्याग पर देना पड़ा। यह इल्बर्ट बिल विवाद क्या था समझेंगे। लॉर्ड लिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल लाया गया। इसमें क्या था कि जो भारतीय न्यायाधीश थे और अंग्रेज न्यायाधीश थे, दोनों को समान अधिकार दिलाने का काम किया गया। समस्या क्या था कि कोई भी अगर ब्रिटिशर्स के विरुद्ध मुकदमा होता था तो उसकी सुनवाई ब्रिटिश जज करते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल के माध्यम से क्या किया गया कि जो भारतीय न्यायाधीश को ब्रिटिश न्यायाधीश के समान अधिकार दिया गया, वह भारत में रहते हुए भी ब्रिटिश न्यायाधीश पर क्या कर सकते हैं, मुकदमा की सुनवाई कर सकते हैं। तो यही था इल्बर्ट बिल। इस इल्बर्ट बिल के कारण क्या करना पड़ा, जो लॉर्ड रिपन को काफ़ी अवहेलना झेलना पड़ा। ब्रिटेन में उनकी काफ़ी क्या हुई, बेइज्जती का सामना करना पड़ा। काफ़ी उनकी, कहने का मतलब टॉर्चर हुआ था। तो जिसके कारण लॉर्ड रिपन को क्या कर दिए, उसके बाद से इल्बर्ट बिल के बाद विवाद के कारण वह 1884 ईस्वी में वह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल से
तीन चार महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से देखा हम लोगों ने। पहला 1881 में देखा स्थानीय स्वायत्ता का जनक, फिर 1882 ईस्वी में हम लोगों ने देखा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया, उसके बाद हंटर कमीशन लाया गया, उसके बाद एक इल्बर्ट बिल लाया गया जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश न्यायाधीशों के समान अधिकार प्राप्त करने पर जोर दिया गया। उसके बाद लॉर्ड रिपन के बाद जो अगले शासक आते हैं लॉर्ड कर्जन आते हैं। इनका शासनकाल 1899 से 5 होता है, तो बीच में काफ़ी अंतर है। तो हमने आपको बताया कि इसमें उन्हीं वायसराय को लिया गया है जो महत्वपूर्ण है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगला लॉर्ड रिपन के बाद लॉर्ड कर्जन, जिनका शासनकाल 1899 से 1905 रहता है। ये सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय होते हैं। अलोकप्रियता किस लिए होती है? क्योंकि 1905 ईस्वी में ये बंगाल का विभाजन कर देते हैं। बंगाल विभाजन जो आपको पता होगा 1905 ईस्वी में किया जाता, इन्हीं लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। इन्होंने हालांकि बंगाल विभाजन जो किए थे उसके बारे में इन्होंने अपना जो व्यक्तिगत विचार रखा था, वह कहा था कि हमने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए किया है, यानी अच्छे से प्रशासन चलाया जा सका, इसलिए बंगाल का विभाजन किया। लेकिन मूल उद्देश्य उनका इसलिए था कि जितने भी जो आंदोलन थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन बंगाल में उठ रहे थे, उस राष्ट्रीय आंदोलन को भंग करने के लिए, उस राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ने के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। तो ध्यान में रखेंगे, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया जाता है। उसके बाद 1905 ईस्वी के बाद 1902 ईस्वी में टॉमस रेले, जो टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की गठित की जाती है। यही जो 1902 ईस्वी में टॉमस रेले की अध्यक्षता में जो विश्वविद्यालय आयोग की गठित की जाती है, इसी के आधार पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही के पीसीएस में कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया। तो यह भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 ईस्वी में टॉमस रेले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के गठित के आधार पर क्या किया गया, 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो इस तरह से लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 2-3 महत्वपूर्ण घटना, पहला बंगाल विभाजन इन्हीं के शासनकाल में किया गया, फिर 1902 ईस्वी में टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। इसी के आधार पर इस आयोग की सिफारिश पर 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम भी लाया गया। उसके बाद लॉर्ड कर्जन के बाद जो अगले आते हैं लॉर्ड मिंटो आते हैं। यह वो लॉर्ड मिंटो नहीं है जो हम लोग पहले देखने को मिला था, वह लॉर्ड मिंटो का शासनकाल 1805 से 13 में होता है, लेकिन यह लॉर्ड मिंटो दूसरे लॉर्ड मिंटो हैं जिनका शासनकाल 1805 से 10 में होता है। जो इसके पहले लॉर्ड मिंटो थे उनके शासनकाल में क्या हुआ था, रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में होती है, लेकिन वह लॉर्ड मिंटो नहीं है। लॉर्ड मिंटो दूसरे हैं, अगले हैं लॉर्ड मिंटो 2 1905 से 10 ईस्वी में। इनके शासनकाल में क्या होता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। यह वही मुस्लिम लीग है जो सलीम उल्लाह खां और आगा खां की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ, ढाका में की जाती है। तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में की जाती है। उसके बाद अगला 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। जो कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल में हो जाता है, जिनका शासनकाल कौन से वायसराय रहते हैं, लॉर्ड मिंटो। तो ध्यान में रखेंगे, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में बंगाल विभाजन होता है गरम दल और नरम दल में। उसके बाद 1909 में पृथक निर्वाचन मुस्लिम के लिए किया जाता है। क्या होता है कि लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में 1909 ईस्वी में, जिसको सांप्रदायिक अधिनियम भी कहते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, मुस्लिमों को एक अलग क्या क्या आता है, सीट दिया जाता है, यानी पृथक निर्वाचन की मुस्लिमों के लिए इसमें व्यवस्था की जाती है। मुस्लिमों को अलग से इसमें सीट का आरक्षण दिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन मुस्लिम के लिए किया जाता है, अलग से उसके लिए निर्वाचन की सीट की सुविधा की जाती है। उसके बाद अगला है गवर्नर जनरल को काउंसिल में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक भारतीय को स्थान दिया गया था, जो कौन थे, एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। तो लॉर्ड मिंटो से 3-4 पॉइंट। पहला क्या, इनके शासनकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। उसके बाद 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है, जो गरम दल और नरम दल। 1909 ईस्वी में क्या होता है, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मुस्लिमों के लिए की जाती है। उसके बाद गवर्नर जनरल के
काउंसिल में पहली बार एसपी सिन्हा की कोई भारतीय की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद लॉर्ड मिंटो के बाद देखेंगे अगला लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनका शासनकाल 1910 से 16 में होता है। ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय क्यों है? क्योंकि इसके पहले जो हम लोग भारत का गवर्नर जनरल पढ़े थे उसमें लॉर्ड हार्डिंग के बारे में पढ़े थे, जो क्या करते हैं, नरबली प्रथा को समाप्त भी करते हैं। तो इसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। ये क्या है, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है दिल्ली दरबार में 1911 ईस्वी में, यानी दिल्ली में दरबार लगाया जाता है। उसमें क्या क्या था, जो बंगाल का विभाजन क्या था उसको रद्द की घोषणा की जाती है, और साथ में बिहार को उड़ीसा से पृथक रूप से अलग भी किया जाता है, और इसी में घोषणा किया जाता है कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे, जो दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, और साथ में बिहार को बंगाल से पृथक रूप से अलग भी किया जाता है, और इसी के समय दिल्ली को राजधानी भी घोषित किया जाता है। तो 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है, और उसके बाद 1916 ईस्वी में BHU में जो मदन मोहन मालवीय के प्रयास से क्या क्या आता है, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है। उस समय जो शासन कौन रहते हैं, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय रहते हैं, जो 1916 में रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कौन कौन से वायसराय आए, उन वायसराय के शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुए, उन घटनाओं को समझने का कोशिश किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और बाकी के जो वायसराय हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। कुछ और भी वायसराय बच गए हैं, जो क्रम से हम लोग बचे हुए वायसराय को देख लेते हैं। ये कुछ बचे हुए वायसराय हैं जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे। देखा जाए, पहला है चेम्सफोर्ड, जिनका शासनकाल 1916 से 1921 ईस्वी रहा। इनके शासनकाल में होम रूल आंदोलन 1916 स्टार्ट किया गया। यह होम रूल आंदोलन आयरिश महिला जो आयरलैंड की थी उनके द्वारा यह होम रूल आंदोलन का स्टार्ट किया गया। इसका जो उनके द्वारा प्रथम केंद्र जो आयरिश महिला थे मद्रास में स्थापित किया गया। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहाँ स्थापित किया गया था, पुणे में बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसका केंद्र पुणे में स्थापित किया गया। तो ध्यान में रखेंगे, होम रूल आंदोलन 1916 में चेम्सफोर्ड के शासनकाल में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 1916 में रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट कानून क्या था, यह किसी भी भारतीयों को संदेह होने की स्थिति में वह गिरफ्तार कर सकता है। यही था रॉलेट एक्ट आंदोलन, जिसे भारतीयों ने काला कानून कहकर संबोधन किया है। तो यह रॉलेट एक्ट कब 1919 ईस्वी में चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था, रॉलेट एक्ट, जिसे भारतीयों ने काला कानून कहकर संबोधन किया है। उसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन, इसी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1919 में खिलाफत आंदोलन भी स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन भी इन्हीं के शासनकाल में देखा गया। तो देखा जाए, ये 3-4 जो राष्ट्रीय घटनाएं हैं जो चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 1921 ईस्वी में रहा। उनके शासनकाल में 3-4 जो राष्ट्रीय घटनाएं हुई उनका हम लोगों ने देखा। पहला देखा कि होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई। उसके बाद 1916 में रॉलेट एक्ट लाया गया। उसके बाद 1919 में जलियांवाला, क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जब रॉलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचदी और डॉक्टर सतपाल को जब गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसी के विरोध में भारतीय जनता जलियांवाला बाग में इकट्ठा होती है। और वही जलियांवाला बाग में जब इकट्ठा होती है तो आप लोग जानते होंगे कि जनरल डायर द्वारा वहाँ गोलियों की बरसात की जाती है, उसमें हजारों की जान जाती है। वही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह कांड होता है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो यह ध्यान में रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, यही चेम्सफोर्ड के शासनकाल में असहयोग आंदोलन। उसके बाद चेम्सफोर्ड के बाद जो अगले वायसराय आते हैं वह लॉर्ड इरविन रहते हैं। इनका शासनकाल 1926 से 1931 रहता है। आप सोच रहे होंगे कि यह क्रम से नहीं है। क्रम से इसलिए नहीं ले गया कि जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को शामिल किया गया, जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जिनसे पूछे गए। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद हम लोग लॉर्ड इरविन के बारे में देखते हैं, जिनका शासनकाल 1926 से 1931 ईस्वी में रहा। इनके शासनकाल में क्या हुआ, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में
भारत आता है। और जैसे ही साइमन कमीशन भारत आता है, इसका लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है। इसका विरोध किया जाता है। विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि इस साइमन कमीशन के सदस्य में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाता है। तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आता है। लाला लाजपत राय के द्वारा इनका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, तब क्या हो जाता है, जब इसका विरोध किया जाता है साइमन कमीशन का, तब अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को चैलेंज दिया जाता है, क्या भारतीय अपना कानून खुद से बना सकते हैं। तो उसी के एवज में नेहरू रिपोर्ट लाया जाता है, जो 1928 ईस्वी में। यह नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नहीं, यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में लाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता किया जाता है। ये क्या था, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, डेट लिखना भूल गए तो ध्यान में रखेंगे। 5 मार्च जो 1931 है, इसमें क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। इसमें क्या होता है, 1930 ईस्वी में दांडी मार्च स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया जाता है। उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है। यही गांधी इरविन समझौता के नाम से जाता है। और दूसरे तरफ ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा होता है, जो 1930, 1931 और 1932 में। इसी गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी क्या करते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो यह ध्यान में रखेंगे। जो कांग्रेस है मात्र एक अधिवेशन में हिस्सा लेता, द्वितीय में 1931 में, प्रथम में भी नहीं लेता और तृतीय में भी नहीं लेता। तो गोलमेज सम्मेलन जो ब्रिटेन में चल रहा था 1930, 31 और 32। तो इस तरह से लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हम लोगों ने 2-3 घटनाएं देखी। कौन कौन देखे, पहला हम लोगों ने देखा कि साइमन कमीशन जो 1928 ईस्वी में आया है, उसको लाला लाजपत राय द्वारा क्या किया जाता है, साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। फिर उसी के एवज में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को चैलेंज दिया जाता है, क्या भारतीय अपना कानून बना सकते हैं। तब उसी के एवज में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट लाया जाता है। फिर 5 मार्च 1931, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो ध्यान में रखेंगे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसके तहत गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकते हैं और वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेते हैं। उसके बाद जो गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में होता 3 होता है। उसके बाद लॉर्ड इरविन के बाद जो अगले वायसराय हैं लॉर्ड लिनलिथगो, इनका शासनकाल 1936 से 1943 में रहता है। इनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं होती है, पहला क्या होता है कि जब यह वायसराय होते हैं तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल चल रहा होता है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका होता है 1939 से 45 में द्वितीय विश्व युद्ध। क्या होता है, एक घटना होता है कि जिस समय लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय भारत के रहते हैं, वह क्या कर देते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारत से पूछे हुए वह क्या करते हैं, यह घोषणा कर देते हैं कि भारतीय हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो यह जो बिना पूछे घोषणा किया गया था, इससे क्या होता है, कांग्रेस मंत्रिमंडल नाराज हो जाता है और पूरा कांग्रेस मंत्रिमंडल क्या करता है, त्याग पत्र दे देता है। तो इस तरह की घटना के कारण, बिना पूछे घोषणा कर दिए के कारण क्या होता है, कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र 1939 ईस्वी में दे दिया जाता है। उसके बाद क्या था, जैसे ही यह त्याग पत्र 1939 में पूरे मंत्रिमंडल कांग्रेस के देता है, तब 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो ध्यान में रखेंगे, इस कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग के बाद 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव को लाया जाता है। यह अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही अगस्त प्रस्ताव लागू किया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, यह एक ऐसा आंदोलन था, सबसे अंतिम आंदोलन और सबसे बड़ा आंदोलन होता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ध्यान में रखेंगे, यह चलाया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा। उसके बाद 1940 में ब्रिटेन में चर्चिल प्रधानमंत्री बनता है। फिर 1940 में ब्रिटेन में चुनाव होता है, उस चुनाव के तहत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल होते हैं। तो हम लोगों ने लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं देखा। पहला देखा कि कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा
1939 ईस्वी में त्याग पत्र दे दिया जाता है। कारण यह रहता है कि बिना पूछे भारतीयों से यह घोषणा कर दिया जाता है कि भारतीय हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 में इसी के शासनकाल में चल रहा होता है। फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। एक और मुस्लिम लीग द्वारा क्या क्या था, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1940 में ब्रिटेन में चर्चिल प्रधानमंत्री इसी के तहत बनते हैं। उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो के बाद अगले जो आते हैं वायसराय लॉर्ड बेवेल, जिनका शासनकाल 1843 से 47 रहता है। लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में क्या होता है, इनके शासनकाल में 1946 में नौसैनिक विद्रोह होता है। यह पहली बार क्या होता है, एक नौसैनिक विद्रोह कहाँ होता है, मुंबई में देखने को मिलता है। तो इस तरह मुंबई में एक नौसैनिक विद्रोह होता है। उसके बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में बनाया। जिस तरह से मुस्लिम लीग ने लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है, वहीं पर लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाता है। तो यह ध्यान में रखेंगे, सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया जाता है। फिर लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में क्या क्या था, संविधान सभा का गठन किया जाता है। क्या होता है देखेंगे, 1946 में ब्रिटेन में चुनाव होता है। जब ब्रिटेन में चुनाव होता है तो जो पहले वहाँ के चर्चिल प्रधानमंत्री थे वह हट जाते हैं और जो अगले प्रधानमंत्री इटली आते हैं। इटली के द्वारा क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके द्वारा घोषणा किया जाता है कि भारत को जून 1948 तक आज़ाद कर दिया जाएगा। तब उन्हीं के संबंध में, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हीं के संबंध से क्या क्या आता है, संविधान सभा का यानी कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है। और कैबिनेट मिशन भारत आता है और उसके बाद क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है, जो 9 दिसंबर 1946 से क्या होता है, संविधान सभा का गठन यानी संविधान सभा का बनना प्रारंभ हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुआ। पहला हम लोगों ने देखा 1946 में नौसैनिक विद्रोह होता है। उसके बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। फिर संविधान सभा का गठन इन्हीं के शासनकाल में स्टार्ट कर दिया जाता है। किसके सहयोग से, उसी के शासनकाल में कैबिनेट मिशन भारत आता है और 9 दिसंबर 1946 से संविधान का गठन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मतलब इस बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है इस दिन से। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, इसके अगले जो आते हैं लॉर्ड बेवेल के बाद 1947 के बाद जो अगले आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जो 1947 से 48 तक रहते हैं, यानी भारत के आज़ादी होने से पहले लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और इन्हीं के समय में भारत को आज़ादी भी मिलती है 15 अगस्त 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। उसके बाद माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता भी मिली। जब क्या करते हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, इटली बनते हैं, तो वही लॉर्ड माउंटबेटन को क्या करते हैं, भेजते हैं और उन्हीं के तहत क्या क्या था, भारत को आज़ादी भी मिलती है। तो ध्यान में रखेंगे, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनको अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है और अंतिम वायसराय भी कहा जाता है। तो अंतिम वायसराय क्यों कहा जाता है, तो ध्यान देखेंगे, जब 1947 में बेवेल हटते हैं उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं, उस समय क्या होता है, भारत के आज़ादी होने से पहले क्या होता, भारत का वायसराय चलता है भारत में, लेकिन आज़ादी होने के बाद वायसराय पद को समाप्त कर दिया जाता है और फिर से क्या होता है, गवर्नर जनरल का पद लाया जाता है। तो आज़ादी होने से पहले जो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं और भाई जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो वायसराय के पद को समाप्त कर फिर से गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो यही क्या होते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को उस गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो अगर अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछा तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, तो ध्यान में रखेंगे। और इसी के लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता भी मिलती है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के बाद अंतिम जो आए सी राजगोपालाचारी आए। क्या होता है, इनका शासनकाल 1948 से 50 रहता है। यही एक मात्र भारतीय होते हैं जो गवर्नर जनरल के पद पर कार्य कर रहे होते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को जब गवर्नर जनरल बनाया जाता है तो भारत में काफ़ी विरोध होता है।
लोगों का कहना था कि हम एक ब्रिटिशर्स को भारत का गवर्नर जनरल क्यों बनाएं। इस विरोध के चलते लॉर्ड माउंटबेटन को हटा दिया जाता है और उस पद पर एक भारतीय को नियुक्त किया जाता है जो सी राजगोपालाचारी होते हैं, जिनका शासनकाल 1948 से 50 तक रहता है, यानी 2 साल के पद पर 2 साल तक यह इस पद पर रहते हैं। तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल तो कौन थे? सी राजगोपाल। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ओनली क्या कौन रहते हैं? सी राजगोपालाचारी रहते हैं। अगर सिर्फ स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पूछा जाए अंतिम तो माउंटबेटन होगा, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय या अंतिम भारतीय पूछा जाए तो उस पद पर सिर्फ राजगोपालाचारी रहे थे, क्योंकि उसके बाद क्या हो गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था, बनकर तैयार हो गया था और इस दिन से हमारा संविधान लागू कर दिया गया और उसके बाद संविधान से गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया, यानी उसके बाद जो भी आएंगे वह राष्ट्रपति के पद को सृजन किया गया। यानी क्या किया गया? उस दिन से गवर्नर जनरल के पद को हटाकर राष्ट्रपति का पद सृजन किया गया। अब जो भी आते हैं राष्ट्रपति आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यह वायसराय के सीरीज में विभिन्न सारे वायसराय, विभिन्न सारे गवर्नर जनरल, विभिन्न सारे भारतीय गवर्नर जनरल पढ़ने को मिला। तो ये जो सीरीज़ था काफ़ी लंबा चला। आशा करते हैं आपको बहुत चीज़ समझ में आया होगा, याद भी हो गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनके पास बुक होगा वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उस बुक से बना लेंगे। और देखा जाए जिन तक हमारे वीडियो नहीं पहुँचा है कृपया हमारे वीडियो को उन तक पहुँचाएँ। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें क्लास आगे करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।